Hi, this is Aditi Rana. Today we are starting class 6 polity chapter 4 key elements of a democratic government. So firstly we will begin with एपथेड यानी रंग भेद. इट मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, यानी कि एक इंसान का रंग कैसा है, वो गोरा है, काला है, सांवला है, इसके अनुसार उसे सेपरेट करना, उसे अलग अलग करना. अफ्रीका वॉज अर्लियर गवर्नड बाय दिस लॉ. इस लॉ के अनुसार अफ्रीका में पहले रूल किया जाता था. अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस. अफ्रीका में लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था. वाइट यानी गोरों को अलग, कालों को अलग, सांवलों को अलग, अलग अलग रेसेस में उन्हें डिवाइड कर दिया था रंग भेद की वजह से. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर और लिव नियर ईच अदर और इवन यूज़ कॉमन फैसिलिटी. इस लॉ के तहत क्या किया था, वहाँ पे इन लोगों को मिंगल नहीं होने देते थे, आपस में मिलने जुलने नहीं देते थे. ऐसा नहीं हो सकता था कि एक गोरा और एक काला आदमी शादी कर सकता है, ऐसे वहाँ पे अलाउड नहीं था. इससे क्या होता, उनकी जो ब्रीड है उन्हें लगता था इम्प्योर हो जाएगी. अगर कोई ऐसा करता था, आपस में मिलने जुलने की कोशिश करता था, तो उन्हें पनिश किया जाता था. ठीक है, लोगों को ना तो मिलने जुलने दिया जाता था, ना ही उन्हें कॉमन फैसिलिटीज़ को यूज़ करने दिया जाता था. दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, श्वेत, अश्वेत, सांवले आदि. अफ्रीका पहले रंग भेद से शासक था. वहां के कानून के मुताबिक श्वेत और अश्वेत भारतीय एवं अन्य जातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं थी. हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, ट्रेन, बसेस व सेपरेटेड. जैसा कि हमने बात करी कि जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं उन्हें भी अलग अलग कर दिया था. इसलिए जो आम सुविधाएं थी वो भी श्वेत लोगों के लिए अलग थी, अश्वेत लोगों के लिए अलग थी. यानी ये जो गोरे लोग थे उनकी बस सर्विस, ट्रेन, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, ये सब अलग अलग थे, और काले लोगों के अलग थे, सांवलों के अलग थे. मतलब रंगों के अनुसार लोगों से बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था उस समय में. नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट. जो लोग गोरे नहीं थे उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं था. द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल एंड द नॉन वाइट हैड टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड. जो श्वेत लोग थे सिर्फ उन्हीं को वोट देने का हक था, अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था. और जो सबसे अच्छी भूमि थी पूरी अफ्रीका में, जो अच्छी अच्छी फर्टाइल लैंड थी, वो सब तो श्वेत लोगों के पास थी, रिजर्व थी. और बाकी जो ऐसी जगह है जहाँ पे आप कुछ उगा नहीं सकते, इतनी ख़राब है, इतनी डैमेज्ड है, बैरन है, तो वो क्या थी, अश्वेत लोगों को दे दी जाती थी, ब्लैक लोगों को दे दी जाती थी. In school, kids were forced to learn Afrikaans language, that was the language which white spoke. स्कूलों में भी बच्चों को फोर्स किया जाता था कि वो अफ्रीकन लैंग्वेज को सीखें. यह वो लैंग्वेज थी जो गोरे लोग इस्तेमाल करते थे बोलचाल की भाषा में. बच्चों को क्यों फोर्स किया जाता था कि वो ये लैंग्वेज सीखें, ताकि बड़े होके उन्हें एजुकेट सिर्फ इसलिए किया जा रहा था ताकि तुम हमारी लैंग्वेज सीखो, बड़े होके हमारी गुलामी करना, क्योंकि हमें सर्वेंट्स भी चाहिए ना. इसलिए बच्चे जबकि क्या सीखना चाहते थे, वो अफ्रीकन बच्चे अपनी लोकल लैंग्वेज सीखना चाहते थे, जूलू लैंग्वेज, जो उनकी लोकल कम्युनिटी से बिलोंग करती थी. लेकिन उसे वो लैंग्वेज स्कूलों में नहीं सिखाई जाती थी. स्कूलों में उन्हें अफ्रीकन लैंग्वेज सिखाई जाती थी जो गोरे लोग बोलते थे. स्कूलों में बच्चों को श्वेत लोगों की भाषा जबरन सिखाई जाती थी. यहाँ हमने देखा, while protesting against this unfair teaching, Hector Peterson and his friend were beaten by South African police mercilessly and shoot at a crowd. One of the bullet killed Hector on 16 June 1976. NCERT के बुक में आप जब पढ़ेंगे चैप्टर 4 तो आपको पता पड़ेगा कि कुछ बच्चे थे और वो इस फेयर टीचिंग सिस्टम के खिलाफ उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, आवाज़ उठाई कि हमें ज़बरदस्ती ये लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, हम तो जूलू लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं. उन्हीं बच्चों में एक बच्चा था हेक्टर पीटरसन. जब उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करी तो क्या हुआ, साउथ अफ्रीकन पुलिस ने उसे बहुत मारा, बहुत निर्दयता के साथ मारा, और भीड़ में एक गोली भी चली. वो गोली किसे लग गई, वो हेक्टर को लग गई और उसकी मौत हो गई. कब हो गई, 16 जून 1976 में. The African National Congress struggled against apartheid and their well-known leader Nelson Mandela for the system for several years. Finally, they succeeded. अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता नेल्सन मंडेला हैं, उन्होंने रंग भेद के खिलाफ कई वर्षों तक संघर्ष किया और फाइनली उन्हें सफलता भी मिली. In 1994, South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal. 1994 में फाइनली साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री बना
जहाँ पे अब सभी तरह के लोगों को, चाहे वो किसी भी रेस से बिलोंग करते हैं, उन्हें सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पार्टिसिपेशन। व्हाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन? हमारे यहाँ रेगुलर इंटरवल पे हर 5 साल बाद इलेक्शन क्यों होते हैं? इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन। रेगुलर इलेक्शन, बार बार इलेक्शन कराने की ज़रूरत इसलिए है ताकि जो गवर्नमेंट की पावर है वो लिमिटेड हो जाए, यानी कि हमारा उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल बना रहे। आप सोचो अगर इलेक्शन 10 साल के बाद होते तो क्या होता? गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो क्या करते, एक बार वोट मांगने आए, हम लोगों ने उन्हें वोट दिया, वो जीत गए, उसके बाद वो कोई भी काम नहीं करते, उन्हें कोई जवाबदेही ही नहीं होती, क्योंकि उन्हें लगता कि अरे अब नेक्स्ट तो हमें 9 साल के बाद जनता को फेस करना है, तो हमें कोई काम क्यों करना चाहिए। ठीक है, वही अगर हम बात करें और बड़ा टाइम पीरियड होता, 15 सालों का होता, तो बताइए तो नेता कुछ भी नहीं करते, आज जीत जाते फिर कभी लौट के उस शहर आते ही नहीं, है ना। 15 साल का गैप तो बहुत ज़्यादा होता है, वो कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करते। लेकिन हमारा जो वर्किंग पैटर्न है वो क्या है, गवर्नमेंट का सिर्फ 5 साल का है। 5 साल हम इसलिए देते हैं ताकि जो स्कीम उन्होंने स्टार्ट करी है वो उससे वर्क कर पाएँ, उसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ, जो लॉ पास हुए हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी हो जाए, इसलिए हमने उन्हें 5 साल का टाइम दिया है। और 5 साल के टाइम में क्या होता है, हमें उनकी वर्किंग दिखाई देती है। कोई भी नेता है 1 साल काम नहीं करेगा, 2 साल नहीं करेगा, लेकिन बाकी के 3 साल तो उसे अच्छे से काम करने पड़ेंगे अगर वो चाहता है कि उसकी सरकार लौट के आए तो। बाय वोटिंग पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। वोटिंग के जरिए लोग क्या करते हैं, अपने लीडर्स को चुनते हैं। These representative take decision on behalf of the people। और ये जिन लोगों को हमने चुना वो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। All governments are elected for a fixed period of time in India. This time is of 5 year। जो इंडिया है वहाँ पे 5 सालों के लिए कोई भी सरकार की नियुक्ति होती है और 5 साल के बाद इलेक्शन हम दोबारा कराते हैं। जल्दी 5 सालों बाद हम इसलिए करा रहे हैं ताकि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर पे कंट्रोल रहे। सभी सरकार को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। सरकार को फिर से सत्ता में बने रहना है तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुनेंगे। चुनाव के समय लोग अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह नियमित चुनाव से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। ठीक है, तो बार बार इलेक्शन होते हैं और अगर कोई सरकार चाहती है कि उसे जनता दोबारा 5 साल के लिए चुने तो उसे क्या करना पड़ेगा, अच्छे काम करने पड़ेंगे, लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा, तभी 5 साल के बाद दोबारा भी वो आ सकती है। अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग, और भी तरीके हैं जिसमें हम गवर्नमेंट के कार्य में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड बाय रैलीज, धरना, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन एक्सेट्रा। सरकार आम जनता के प्रति जिम्मेदार है और लोग सरकार के कार्यों में रुचि दिखाकर, यानी कि इंटरेस्ट दिखाकर, जब सरकार सही है तो आप उसके कार्य में इंटरेस्ट दिखाओ कि वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है। जब वो गलत कर रही है तो आप उसके कार्य को क्रिटिसाइज करो, उसकी आलोचना करो और इस तरीके से अपने भागीदारी हमें निभानी चाहिए। ठीक है, जो काम गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। हमें धरना, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान ये सब करने चाहिए ताकि अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो उस पर सब लोगों का ध्यान जाए। न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड टीवी ऑल्सो प्ले अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अखबार, टेलीविज़न, पत्रिका भी हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करते हैं और इनमें इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमें कैसे पता पड़ता है गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में कि नया क्या हो रहा है, सरकार से कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, कहाँ पे मिसयूज़ हो रहा है पैसे का, ये सब चीज़ें की नॉलेज हमें मिलती है अखबार से, मैगजीन से और टीवी चैनलों से। यानी कि ये भी बहुत हेल्प करते हैं ताकि गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, उसके ऊपर कंट्रोल रखने में ये भी हेल्प करते हैं। नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, विवादों का समाधान। कॉन्फ्लिक्ट्स अकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, रीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड डोंट गेट अलॉन्ग विद ईच अदर। विवाद तब होता है जब विभिन्न संस्कृति, धर्म, क्षेत्रों के लोग आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स लीड टू वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से क्या होता है, विवादों की वजह से हिंसा बढ़ती है। जब विवाद बढ़ता है तब हिंसात्मक रूप ले लेता है जिससे लोगों में भय और असुरक्षा की भावना आ जाती है। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट
का क्या काम है? द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बाय मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। सरकार की पूरी यहाँ पे जिम्मेदारी होती है कि वो विवादों का समाधान करे और सुनिश्चित करे कि लोगों के बीच आपसी टकराव ना हो। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। फर्स्टली सी दिस, जो आपके कावेरी नदी है, कावेरी नदी के जल पे विवाद हुआ था क्योंकि उस पे 2 डैम से, एक है आपकी कृष्ण राजा सागर डैम जो कि कर्नाटका के अंडर आती है, दूसरी है आपकी मैथुर डैम जो तमिलनाडु के अंदर आती है। विवाद इसलिए हुआ था कि ये दोनों डैम है, ये एक ही नदी पर है, इसलिए यहाँ पे विवाद हुआ था। क्यों विवाद हुआ था? क्योंकि देखिए, जब कृष्ण राजा सागर डैम से पानी छोड़ा जाएगा, इसकी अप स्ट्रीम से पानी छोड़ा जाएगा, तभी वो पानी फिल करेगा मिथुर डैम को, जिससे सिंचाई हो पाएगी तमिलनाडु के रीजन में। तो इसलिए विवाद था कि कितना पानी कौन यूटिलाइज करेगा, इसको लेके विवाद था। फिर बीच में सरकार आई और उसने फेयर डिसीजन लिया। अब इसे थ्योरी में पढ़ते हैं। कावेरी रिवर डिस्प्यूट, कावेरी नदी के जल पर कर्नाटका व तमिलनाडु का विवाद। कृष्ण राजा सागर डैम इन कर्नाटका इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। कृष्ण राजा सागर जो डैम का जल है वो कर्नाटका में कृषि व सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। मिथुर डैम इन तमिलनाडु इज यूज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स इन द डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट। वहीं अगर हम बात करें मिथुर डैम की, तो इसके जल का इस्तेमाल होता है तमिलनाडु में ताकि हम सिंचाई कर सकें और हम खेती कर सकें। अ कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन बोथ डैम्स आर लोकेटेड ऑन द सेम रिवर। इसलिए विवाद की स्थिति पैदा हुई क्योंकि दोनों जो डैम्स थी वो एक ही नदी पे थी। And the downstream dam in Tamil Nadu can only be filled up of water if it is released from the upstream which is located in Karnataka। और जो तमिलनाडु, जैसे हमने देखा कि तमिलनाडु नीचे की तरफ था, कर्नाटका ऊपर की तरफ था, तो तमिलनाडु वाली डैम तभी फिल हो सकती थी जब कर्नाटका वाली डैम से पानी को छोड़ा जाता। ठीक है, विवाद हुआ क्योंकि दोनों डैम एक ही नदी पर थी और तमिलनाडु वाली डैम में पानी तब भरता जब कर्नाटका से छोड़ा जाता। The government step in and see what a fair distribution is worked out for both state। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट बीच में आई और उसने क्या किया, एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन पूरा बताया कि आपको किस तरीके से पानी को यूज़ करना है कि दोनों को इक्वली मिले, किसी का भी लॉस नहीं हो। नेक्स्ट इज इक्वालिटी एंड जस्टिस। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिलीव करती है इक्वालिटी और जस्टिस, यानी कि हम जब लोगों को समान अधिकार देंगे तभी हम न्याय की बात कर सकते हैं, क्योंकि जस्टिस कैन ओनली बी अचीव व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। जब हम लोगों को इक्वली ट्रीट करेंगे तभी हम न्याय की बात कर सकते हैं। अगर आप किसी को अनइक्वली ट्रीटमेंट दे रहे हो, फिर वहाँ पे कोई भी न्याय, कोई भी जस्टिस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस एंड मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रुप्स विद इन द सोसाइटी दैट आर ट्रीटेड अनइक्वली। इसलिए गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को समझा है, कुछ स्पेशल प्रोविज़न, कुछ स्कीम्स बनाई हैं जिसकी हेल्प से जिन लोगों को अनइक्वली ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उन्हें भी इक्वल लेवल पे लाया जा सके। फॉर एग्जांपल, आज भी अगर गर्ल चाइल्ड पैदा होता है तो लोगों को खुशी नहीं होती है ना, उन्हें, लड़कियों को लोग ज़्यादा पढ़ाते नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसी स्कीम लॉन्च कर रही है, स्कॉलरशिप्स लॉन्च कर रही है जिससे लोग इसकी तरफ क्या हुए, थोड़ा उत्साह दिखाएं और लड़कियों को आगे पढ़ाएं। फॉर एग्जांपल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की स्कीम है जिसकी वजह से जो अनइक्वलिटी एग्जिस्ट कर रही थी हमारी सोसाइटी में, धीरे धीरे उस गैप को गवर्नमेंट फिल करने की कोशिश कर रही है। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।